हेलो एवरीवन, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी पर वेलकम करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एथिकल कंसिडरेशन या फिर रिसर्च एथिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च एथिक्स एक ही बात है, लेकिन ये एक बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम एक अलग स्टेटमेंट है जिसके ऊपर हम सेपरेट से एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम शुरू करेंगे एथिकल कंसिडरेशन। अब एथिकल कंसिडरेशन या फिर रिसर्च एथिक्स के बारे में जानने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, और जब हम एक दूसरे से डील कर रहे होते हैं तो हम इन्हें कंडक्ट करते हैं। और हम लोगों का ये मानना है कि ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे भी हमें इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर रहकर हमसे बिहेव करें और हम भी उनसे वैसे ही बिहेव करें। ठीक हो गया। उसके बाद है जो रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। अब वो एथिक्स, वो सेट ऑफ रूल जो हम एक रिसर्च बनाते हुए एक रिसर्च के प्रोसीजर के दौरान हम उन प्रिंसिपल्स को जब हम उन रूल्स को अपने जहन में रखेंगे, उन्हें कंसीडर करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? रिसर्च एथिक्स कहलाएंगे। इसके एक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो एथिकल कंसिडरेशन जो है, इसके बारे में 2007 में ब्रेमैन और बेल ने 10 पॉइंट्स बताए थे जो कि एथिकल कंसिडरेशन या फिर रिसर्च एथिक्स के प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो पहला रूल है वो ये है कि रिसर्च पार्टिसिपेंट जो है उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान रिसर्च पार्टिसिपेंट को नहीं पहुंचाना चाहिए। जो दूसरा रूल है उसके बारे में बताया गया है कि जो रिसर्चर है या फिर जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो डिग्निटी है उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। ठीक है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। तो उसके अलावा रिसर्च शुरू करने से पहले उनका फुल कंसेंट हमें पता होना चाहिए, यानी कि उनकी मर्ज़ी हमें मालूम करनी चाहिए कि वो जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च करना चाहते भी हैं, उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते भी हैं या नहीं। चौथा रूल जो है उसमें है कि हम लोग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी को इंश्योर करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद है जी 5th नंबर पे जो हमारे पास रूल आता है वो है कि हम लोग क्या करेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी देंगे रिसर्च डेटा को, यानी कि जो हमारा रिसर्च डेटा होगा हम उसे भी प्रोटेक्ट करेंगे। और हम लोग इतने कॉन्फिडेंस होंगे कि जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका जो डेटा होगा, अगर हमसे कोई उसके बारे में सवाल करता है तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि वो वैलिड होना चाहिए कि हम उन्हें जवाब दे सकें। उसके बाद है जी एनोनिमिटी क्या होती है। एनोनिमिटी जो भी है किसी भी इंडिविजुअल की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसे भी इंश्योर किया जाए। यानी कि अगर एक हमें स्टेटमेंट दी गई है जिसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करनी है और उसके ऊपर पहले भी कोई काम कर चुका है लेकिन उसका नाम नहीं मालूम, तो हम लोगों को उस रिसर्च को एनोनिमस करार दे देना चाहिए। ये नहीं होगा कि अगर उसका नाम नहीं पता तो हम उस रिसर्च को अपनी रिसर्च बना के, अपने ग्रुप की रिसर्च बना के नाम लिख के दे दें। ये नहीं होता, बल्कि एनोनिमिटी को भी इंश्योर किया जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है रिसर्च एथिक का, उसमें हमें डिसेप्शन और एग्जैजरेशन से अवॉइड करना चाहिए। अब डिसेप्शन क्या होती है कि हम किसी और का रिसर्च वर्क जो है उससे कॉपी पेस्ट कर लें, उससे चीटिंग करके अपना जो है बढ़ा चढ़ा के पेश कर दें, तो ये जो है उन एम्स के, उन एथिक्स के ख़िलाफ़ है। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि कौन सा ऐसा एथिक है जो रिसर्च बनाते हुए हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि जो भी इंटरेस्ट होंगे, फंडिंग होगी, हमें उसको पॉसिबल वे में सिर्फ़ और सिर्फ उस रिसर्च के ऊपर ही खर्च करना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है कम्युनिकेशन है किसी भी किस्म की, उसमें ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिसर्च के दौरान किसी भी तरह की अगर कोई कम्युनिकेशन आ जाती है, डिस्कशन आ जाती है, तो वो भी ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब हमारी जो रिसर्च है उसमें किसी भी तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो, हमारा डेटा जो है रिसर्च का वो वैलिड हो, रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो, उसमें बाइस्डनेस ना हो, अनबाइस्ड हमारे पास जो डेटा हो और रिजल्ट्स हों वो क्या हो? अनबाइस्ड हो। अब ये जो एथिक्स होंगे अगर हम इन्हें कंसीडर करेंगे तब भी हम किसी भी इलीगल और किसी भी किस्म की मसले से बच सकेंगे, क्योंकि ये एथिक्स जो हैं ये हमारी रिसर्च को ट्रांसपेरेंट बना देते हैं और क्लियर बना देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम रिसर्च एथिक्स क्यों यूज़ करते हैं, आखिर रिसर्च में इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले नंबर पे तो ये है कि रिसर्च, इससे क्या होता है कि रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसके बारे में जो नॉलेज है उसको प्रमोट किया जाता है और वो नॉलेज जो है वो एक्सपैंड करता है। हम जिस स्टेटमेंट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं उसका नॉलेज एक्सपैंड करता है, क्योंकि अगर हम जिस टॉपिक पे कर रहे हैं उसको पब्लिश कराएंगे ना बाद में अपनी रिसर्च को, तो जब हम रिसर्च को पब्लिश कराएंगे तो नॉलेज क्या होगा? बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा और वो भी ऑथेंटिक नॉलेज होगा।
उसके बाद है दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो रिसर्च एथिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि क्योंकि इसमें एक तो टीम वर्क यानी कि कोलैबोरेटिव वर्क रिक्वायर होता है ना। अब जो हम कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं इसका मकसद क्या होता है कि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फेयरनेस को सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फेयरनेस होगी तो इंसान जो है अब उसे टीम वर्क, एक तो उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा, और दूसरा जो साइंटिफिक रिसर्च होती है ना वो ज़्यादातर कोलैबोरेशन के ऊपर डिपेंड करती है रिसर्चर्स और ग्रुप्स के दरमियान। रिसर्चर्स और ग्रुप्स के दरमियान जो कोलैबोरेशन होती है साइंटिफिक रिसर्च इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और ये कब मुमकिन है? जब हम कोई भी रिसर्च वर्क करते हुए कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे और एक दूसरे से हम क्या करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फेयरनेस का मुजाहरा करेंगे। उसके बाद है जी, जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपने जो उनके काम होते हैं उसके ज़िम्मेदार होते हैं। दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर रिएक्शंस। ठीक हो गया। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है कि वो अपने जो भी कुछ काम करेंगे उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो रिसर्च दी जाती है या जो रिसर्च का टॉपिक दिया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू या फिर किसी भी अथॉरिटी के थ्रू, तो ये इसका मकसद क्या होता है, उसकी फंडिंग ना पब्लिक करती है, पब्लिक मनी से उसको सपोर्ट किया जाता है। तो अब जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके ज़िम्मे ये काम है कि वो इस मनी को सिर्फ़ और सिर्फ वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो इसे अप्रोप्रिएटली सिर्फ रिसर्च वर्क के ऊपर ही स्पेंड करेंगे। ये नहीं है कि वो अपने ज़ाती मफाद के ऊपर इसको खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है जी, इसकी अगला पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें ये है कि रिसर्च जो है इसमें ये किस चीज़ को इंश्योर करती है, पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करती है। अब पब्लिक ने ट्रस्ट किया है अब, और जब उसे फेयर काम मिलेगा, कॉन्फिडेंट काम मिलेगा और वैलिड और ऑथेंटिक काम मिलेगा तभी तो वो ट्रस्ट करेगी। और ये इनका जो ट्रस्ट है तो इससे क्या होगा कि इस सोशल और मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी और किसी भी किस्म का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन रिसर्च एथिक्स के कोड्स क्या हैं। सर्टन कोड्स जो हैं वो भी हमें दिखाए गए हैं कि हम लोगों को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का। रिसर्च वर्क के दौरान हमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो रिसर्च है हम उसे जब रिपोर्ट करेंगे तो वो ऑनेस्ट हो। उसके अलावा उसमें जो हमारे मेथड्स हैं, जैसा कि हमने जब डेटा कलेक्ट किया है, हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं और जो कुछ भी हम लोगों ने उसमें मटेरियल निकाला है वो सारे का सारा जब पब्लिश किया जाएगा तो ऐसा ना हो कि वो प्रीवियसली भी पब्लिश किया जा चुका हो, वो सारे का सारा हमारा अपना हो और न्यू हो, उसके अलावा कॉपी पेस्ट ना किया गया हो। ठीक है। उसमें किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना की गई हो। और इससे क्या होगा, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, इसका यही मकसद होता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी। अब इसमें हमें ऑब्जेक्टिविटी में क्या किया जाता है कि हमें बायसनेस से अवॉइड करना चाहिए। अनबाइस्ड हमें डेटा देना चाहिए, अनबाइस्ड रिजल्ट्स होने चाहिए। डिज़ाइनिंग के दौरान, एनालिसिस के दौरान, इंटरप्रिटेशन के दौरान या फिर रिव्यू के दौरान हमें इस यानी कि अनबाइस्ड होकर काम करना चाहिए। इसका ये मतलब। और उसके अलावा इसकी जब मिसाल लेते हैं हम लोग, तो अगर हमसे क्योंकि जो भी रिसर्च पार्टिसिपेंट जो भी हैं उनको किसी भी जो रिव्यूअर होते हैं या फिर जो भी कंडक्ट कर रहे होते हैं उस रिसर्च को, तो जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है उन्हें उसे चाहिए कि वो किसी भी ऐसे बंदे का रेफरेंस ना दे जिसको वो जानता हो, उसको रेकमेंड ना करे, बल्कि ये कोशिश करे। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। अनबायसनेस जब आ जाएगी ना, उससे हमारा जो वर्क है ना वो प्रमोट होगा, हमारी रिसर्च जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद हमें केयरफुलनेस को मुजाहिरा करना चाहिए। ये क्या है, हमारा पूरा जो रिसर्च का प्रोसेस है उस प्रोसीजर के दौरान हमें बहुत ही मुहतात रहना चाहिए और केयरलेस मिस्टेक्स से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जब हम वर्क को रिव्यू कर रहे होंगे, उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होंगे, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्रेडिबल हैं और ऑथेंटिक हैं। उसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि जितना हम लोगों ने टाइम देखा है, हमें चाहे जितना भी टाइम लग जाए, पूरा हमें डबल टाइम लग जाता है, जो कुछ भी हो जाता है, लेकिन हम लोगों को केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। हमारा जो रिसर्च वर्क है, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए। ओपननेस होनी चाहिए हमारी रिसर्च में। अब ओपननेस क्या होती है कि जो हम लोगों को किसी भी टाइम पर अगर ड्यूरिंग द रिसर्च कोई हमसे अगर कोई बात पूछ लेता है, तो हम लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए कि हम अपने रिजल्ट्स जो हैं वो शो कर सकें। हमारे पास ऐसे और टूल्स भी हम दूसरों को दिखा सकें। ये ना हो, इससे क्या होगा कि हम लोगों की ना क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने किसी का काम जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं किया, हम लोगों ने किसी का ऑलरेडी जो पब्लिश्ड वर्क था उससे चीटिंग नहीं की, कुछ भी प्लेजरिज्म नहीं की। तो इससे क्या होगा, हमारी क्लैरिटी होगी, हमारी फेयरनेस होगी और हमारी रिसर्च जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
ओपननेस जब हम दिखाएंगे, हम अपने टूल्स किसी से छुपाएंगे नहीं, हम अपना डेटा किसी से नहीं छुपाएंगे, हम रिजल्ट्स बता देंगे, ठीक है। अब जो है रिसर्च फॉर इंटेलेक्चुअल, अब इसमें क्या आ जाता है, एक वर्ड हमने यूज़ किया था प्लेजरिज्म। इसका क्या मतलब होता है कि ऑलरेडी जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है किस रिसर्च के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर, उसको जब हम चोरी नहीं करेंगे या कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो हम अपने जहन से लिखेंगे, खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, खुद ही इंटरव्यूज़ करेंगे, सर्वेज करेंगे, जिस तरह से भी हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन अब खुद से जब बनाएंगे ना, और अनपब्लिश्ड जब हम पहले से इस तरह के बारे में, उस टॉपिक के बारे में वैसा कोई भी रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया गया होगा, तो वो उसमें क्या आ जाएगी, वो पॉइंट जो है कंसीडर किया जाता है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, नाम से ही जाहिर है कि कॉन्फिडेंट हूँ हम अपने उस रिसर्च को लेकर, उन रिजल्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। हम लोगों को अगर हम खुद से बनाएंगे तभी हम कॉन्फिडेंट होंगे। अगर हमने किसी का कॉपी पेस्ट किया गया होगा तो हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना उनको आंसर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पब्लिकेशन के दौरान, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होनी चाहिए, यानी कि हम लोगों का काम जो है इतना अच्छा होना चाहिए, हमारी रिसर्च जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम लोग उन्हें क्या कर सकें, पब्लिश कर सकें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो करियर है उसमें भी आसानी होगी और दूसरा नॉलेज भी गेन होगा। लीगैलिटी होनी चाहिए, लीगैलिटी वही है कि हमें किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर कोई रिसर्च उस टॉपिक के ऊपर एनोनिमस है कि उस बंदे का नाम नहीं पता जिसने वो रिसर्च वर्क किया है, तो हम उसे एनोनिमिटी उसकी इंश्योर करेंगे, हम उसको अपना बना के नहीं पेश करेंगे, सारे लीगल वेज यूज़ करेंगे, विद इन द लॉ हम कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करेंगे और सारे के सारे काम करते जाएंगे। तो ये क्या होगा, उस हमारी रिसर्च लीगल होगी। ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन, वो किस तरह से कि जितना भी हम लोगों ने सब्जेक्ट यूज़ किया है, मतलब कि हम लोगों ने जितने भी पॉपुलेशन यूज़ की है या जितने भी नंबर ऑफ़ पीपल हम लोगों ने यूज़ किए हैं टेस्टिंग के दौरान, क्या किया है हम लोगों ने, उनके ऊपर टेस्ट किए हैं। सपोज दैट अगर कोई साइकोलॉजी का है, हम लोगों ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगर कोई बायोलॉजी का है तो उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए होंगे ह्यूमन के ऊपर। अब उनकी प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि हम लोगों को अब जो आम लोग होते हैं, जो हम लोगों ने पीपल यूज़ किए हैं, उन्हें ज़्यादातर टेस्ट के ऊपर एक्सपोज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमें उन्हें कम से कम उन्हें मतलब कि तंग करना चाहिए और कम से कम उनके ऊपर टेस्ट किए जाने चाहिए। इस कदर हम लोगों को उनकी हिफाजत करनी चाहिए। इससे क्या होगी, हमारी जो रिसर्च है वो स्ट्रॉन्ग होगी। रोल ऑफ एथिक्स कमेटी। अब एथिक्स कमेटी, सपोज दैट अगर किसी यूनिवर्सिटी में ये कंडक्ट की जा रही हैं रिसर्चर्स, तो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कमेटीज़ बनी हुई होती हैं। जब वो रिसर्च कमेटीज़ क्रिटिकली एनालाइज करेंगी और उन्हें पता चलेगा कि जो भी रिसर्च के ग्रुप्स हैं, जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इन सारे लॉज को, जो इन रिसर्च कोड्स को, इन कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उस जो एथिक्स कमेटी है उसके नज़रों में उस ग्रुप का इमेज जो क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर यानी कि किस चीज़ के ऊपर असर पड़ेगा, हमारी रिसर्च के ऊपर असर पड़ेगा कि हमारी रिसर्च जो है वो अप्रूव हो जाएगी, ऑथेंटिक होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि रिसर्च एथिक्स क्या है और कौन कौन से कोड्स हैं, प्रिंसिपल्स कितने हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।